तो सियासत यानी एक जंगल राज। जरा यासीन साहब बहुत किरकिरे करे, इसके लिए आपका जो है ना विथर्ड रखें। तो काम कुछ बाहर से नहीं होते। तो मैं यासीन साहब के साथ था जो लास्ट दिन रात में मेरे को चक्कर दिए, तकरार हुए, पुलिस स्टेशन को गए कि मैं सियासत में एक लीडर के पीछे मेरे वक्त पे मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता बोले। हम जो है ना रहीब साहब के साथ उस तारीख से है जिस तारीख से हम यासीन साहब से दूर हुए। तो मैं फर्स्ट पीरियड में चेयरमैन बनता, जैसा कि मैं जो है ना शरीफ साहब की कुछ प्रॉपर्टी छीन लिया हूँ। वहाँ पे पूरे रायचूर वालों को मालूम है, कुछ पैसे लेके टिकट बेचे बोल के अगर आप जीतेंगे तो आपको चेयरमैन बनने का मौका है। क्या अभी तुम्हारे सामने कैंडिडेट्स नहीं है, तो उछल रहे थे बोले तो ये सब लोग बोलेंगे हर पोस्ट आया तुझ पूछता या मुस्लिम्स में अगर डेवलप हुआ तो किसको इससे नुकसान है। यासीन साहब से कभी झगड़ा नहीं है, ऐसा मेरे खिलाफ हो गए और अंदर क्या बात हुई वो बशीर भाई बेहतर जानते। उन्होंने बोलने के बहुत दिन आगे बैठते बोले तो अब इनको कौन कौन सपोर्ट करे क्या करे। तो दो मुस्लिम्स कैंडिडेट एब्सेंट हुए। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम्स के लिए, साजिद समीर के लिए नहीं है। हमारे लीडरों को कुछ तकलीफ है, फिर आज भी रुबाब से कांग्रेस के बोल को फिरते हैं। ये मैं खुद ग्रुपिज्म का शिकार हुआ हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ 70% अनएजुकेटेड थे, लेकिन ऑफिसर अच्छा है। ऑफिसर क्या क्या कर सकता बोलिए, लेकिन आज भी जो है ना कंस्ट्रक्शन परमिशन उनके नहीं मिल रहे। 5 से 7 वार्ड बढ़ाने के प्लानिंग चल रही है। आम तालाब के मीनिंग लोगों को मालूम नहीं है, आम समझ रहे। 2002 में भी आँच है, 2025 में भी आँच है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा साहब कि आपका फैमिली बैकग्राउंड, कारोबारी लोग और सियासी ताल्लुक़ से भी आपका फैमिली में बहुत सारे लोग सियासत में भी अपना वक्त गुजारे हैं, लेकिन साजिद समीर का इतना बड़ा कारोबार है, जगह जगह पर बिजनेसेस हैं और असल में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आप रियल एस्टेट में भी हैं और बहुत बड़ा नाम है, काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी पुराना नाम है। इतना सब होने के बावजूद सियासत में कदम रखने का आपका मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी ट्रू मीडिया के व्यूअर्स को मैं अपनी तरफ से रमज़ान के रोज़ों की मुबारकबाद देता हूँ। मेरा मकसद सियासत में आने का सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की सोशल जस्टिस जो बोलते हैं, जो लोगों के काम नहीं हो रहे, जो प्रॉब्लम है, उस ताल्लुक़ से जो मैं रोज़मर्रा के जो रियल एस्टेट में भी देखता था, ऑफिसर्स में जो काम होते, उस ताल्लुक़ से मैं भी जो है ना कुछ हम और अंदर आने से कर सकते, जो काम कुछ बाहर से नहीं होते जी, वो काम अंदर आने से होते बोल के मैं जो है ना इसमें आने की ख्वाहिश करा हूँ और इसमें कोशिश करा हूँ। इंशाल्लाह एक बार मैं फेल हुआ, दूसरी बार मैं कामयाब हुआ हूँ। और जैसा मैं कामयाब हुआ, मैं बोल नहीं सकता कि इस तेज़ी से मैं आगे बढ़ूँगा बोल के मैं खुद नहीं सोचा था। उस तेज़ी से मेरा मुकाम आगे बढ़ा है। मैं इंशाल्लाह मुझसे जो हो सके मैं लोगों की जो कामों में जो तकलीफ़ हो रही थी, जो मुझसे हो सकता मैं उनके कामों में सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये तो हम अक्सर देखते हैं कि आप सोशल वर्क अपार्ट पॉलिटिक्स से हटके भी आप बहुत सारे समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि लगभग आपको कितना साल हुआ ये रियल एस्टेट के कारोबार में? मैं 2005 से रियल एस्टेट में हूँ, मतलब करीब 21 साल हुआ। एक लंबा अरसा शहर रायचूर में, और कामयाब कारोबार है ये। इंशाल्लाह क्या उसको छोड़कर उसको साथ रखते हुए भी आपका स्टाफ, इतना स्टाफ है, आप उनकी सैलरी को भी मेंटेन करते हैं, इन सब कारोबार, इतने बड़े कारोबार को रखते हुए भी पॉलिटिक्स में आना और उसमें अपनी जगह बनाना आपके लिए कितना मुश्किल था? किन किन लोगों का आपका सच में साथ था, किन किन लोगों ने आपका सिर्फ साथ देने का एक्ट किया, यानी सिर्फ बताया कि आपको साथ दे रहे हैं लेकिन सच में उनकी नीयत अलग थी? नहीं, सियासत में जो मुकाम बोले, मैं तो पहली बार तो कोशिश करा तो मैं यासीन साहब के साथ था जी, दिलो जान से उनकी इज़्ज़त करता था, मैं उनके साथ था। इंशाल्लाह बड़े आदमी है, मैं मरे तक भी उनकी इज़्ज़त करूंगा। ऐसा नहीं कि मेरे कुछ पॉलिटिकली उनसे टकराव होंगे, लेकिन पर्सनली वो एक सीनियर इंसान है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनके साथ था। मैं लास्ट टाइम भी कोशिश करा टिकट के लिए, उन्होंने टिकट दे तो बोल के आइन मौके पर जो लास्ट दिन रात में मेरे को चक्कर दिए। उसके बाद मैं सब अपने लोगों से, जो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक टीम बनाया था जी, सब लोगों से रात में मीटिंग करके वो लोग बोले नहीं भाई हम आप लोगों के आपके साथ है, आप जैसा बेहतर समझे हम आपको साथ देते हुए। तो फिर हम सब मिलकर तय करके जेडीएस से हम इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें लास्ट टाइम। तो जाके जेडीएस वालों से मिले, हमारे को जेडीएस वाले ने टिकट दी, हम लास्ट इलेक्शन लड़े। अब हमारा तजुर्बा बोलो या हमारे तजुर्बे की कमी बोलो या कुछ और बोलो, हम उस वक्त इलेक्शन हार गए। हारने के बाद फिर भी मेरे जैसा मैं अपने सोशल वर्क में पहले से रहता हूँ, वैसे मैं कोशिश करता रहा 5 साल। आने वाले 5 सालों में
जो बीच में जो मेरे और जो सिटिंग काउंसलर के टकरार होती थी, तकरार हुई, पॉलिटिशियन हो गए, तो मैं थोड़ा बहुत अपसेट भी होता था कि मैं सियासत में एक लीडर के पीछे मेरे वक्त पे मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता बोल के। उस वक्त मैं ऐसी कोड़तालार के पास चांदपीर साहब के साथ बैठा था, जो हमारे साहब है, कभी कभी उनके पास जाके बैठता हूँ, चाय वगैरह पीता हूँ। तो ऐसी किरकिरी भी थी, फ़ोन आए मेरे को, ऐसा ऐसा करें ऐसा, तो ठीक है आरूम पुलिस स्टेशन को बोला। तो साहब सुने, उन्होंने बोले भाई तुम्हारे सारे तो नहीं चलता, मैं रवि बोचराज से बात करता हूँ, उन्होंने एक सुलझे हुए सियासतदान है और तुम्हारे पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर तुम उनके साथ रहते बोले। तो मैं बोला देखो साहब, अगर उन्होंने साथ देते बोले तो मैं भी रहने के लिए तैयार हूँ, ऐसा क्या भी नहीं बोले। तो फिर वो साहब भी क्या बात करें उनसे। उसके बाद हम जाके रवि बोचराज साहब के साथ बात करके, हम जो है ना रवि बोचराज साहब के साथ उस तारीख से है जिस तारीख से हम यासीन साहब से दूर हुए। तो जब मैं उनके साथ था तो ये किरकिरियाँ का मौका ऐसे चल रहा था जब तो हमारे उनके एक बार किरकिरियाँ भी हुई तो उन्होंने देखा कि ये हाय दिन ये चलते बोल के, और मेरा जो रसूख देखे उन्होंने, जो मैं हारने के बाद भी लोगों में मेरे पास चाहती, उन्होंने बोले नहीं तुम एक पार्टी का पोस्ट लिया तो अच्छा रहता बोल के, उन्होंने अपने इंटरेस्ट से मुझे बेंगलुरु को बुला के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन का पोस्ट दिलाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब मैं बशीर भाई, असलम भाई जाके आर्डर लेने के बाद बी नायक साहब से मिले, और उसके बाद हम यासीन साहब को भी मिलो बोल के बोले। रवि साहब, मैं बोला नहीं साहब आप ये लोग सब है, मैं रायचूर जाके इनको छोड़ के चार्ज लेके मैं यासीन साहब से मिलता हूँ बोला। इस बीच जैसा हम रायचूर का आ गए, आते उनको मालूम हुआ, आते उन ऐसा मेरे खिलाफ हो गए जैसा कि मैं जो है ना शरीफ साहब की कुछ प्रॉपर्टी छीन लिया हूँ। यासीन साहब ऐसा नाराज़ हो गए, जाके बेंगलुरु में पार्टी ऑफिस में बैठ के जो है ना कैसा देते उनको पोस्ट वो ये बोल के मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ करे, मेरा पोस्ट भी रुकाने की कोशिश करे। लेकिन रामन आयरगेर साहब बराबर बोले नहीं, पार्टी हाईकमान से लेटर आया, मैं तो लेता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ बोल के वो बेचारे रिसीव करके मैंने चार्ज लिया लेके। इसमें एमपी इलेक्शन आया, तो एमपी इलेक्शन में वहीं बी नायक साहब के साथ कैनवेसिंग कर रहा था। फिर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का फ़ोन आया सईद साहब का, उन्होंने बोले नहीं ज़रा यासीन साहब बहुत किरकिरी करे, इसके लिए आपका जो है ना विथर्ड रखें। विथर्ड यानी पेंडिंग। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बोला बी नायक साहब को बोला क्या साहब ऐसा बोल रहे, नहीं ठीक है छोड़ दो, तुम पहले इलेक्शन हुआ, हम इलेक्शन मिल के साथ लड़े। उसके बाद फिर मेरा ऑर्डर कंटिन्यू हुआ, मैं तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। उसके बावजूद जब ये इलेक्शन आया तो मैं इलेक्शन के लिए टिकट के लिए कोशिश करा, तो यही जो मेरे अपोजिट थे, जो चाहने वाले में जिनके साथ था जी, उन्होंने जो है ना नहीं वो सीटिंग है वो है बोल के जो है ना मेरी टिकट कट करके मेरे अपोजिट वाले को टिकट दिलाए, सिटिंग बोल के। जब मेरे एरिया की बात आई तो सिटिंग बोले। यही परकोटे की जब बात आई, वहाँ नूर भाई गुन्नू जी जो सिटिंग थे, वहाँ पे पूरे रायचूर वाले को मालूम है कुछ पैसे लेके टिकट बेचे बोल के। ये ऐसी सियासत चली। और डबल टिकट का भी मसला चला। वो अलग जी, सिटिंग की जो बात हुई जी, तो जब मेरे को भी मिल सकता था और एक, लेकिन हमारे साहब बोले नहीं, बी फार्म जिसको मिला उनको कुछ बोले। मगर जहाँ हमारे साहब लोग बी फार्म दिए, वहाँ सामने वाले जो है ना डबल बी फार्म दिए। जैसा कि शांतपा साहब का एरिया है, नूर भाई का एरिया है, हमारे जो लास्ट टाइम जो अध्यक्ष थे तुम्हारे तेजापा के बुद्धपा के मिसेस, वहाँ जो है ऐसे बहुत से जगह जो है ना डबल बी फार्म वगैरह के किरकिरियाँ भी हैं। लेकिन मेरे को तो बी फार्म नहीं मिला। रात में 2 बजे हमारे लीडर फ़ोन करते हैं, नहीं सिटिंग बोल के बोले आपको टिकट नहीं दी है, आप क्या करते बोल के बोले। नहीं देखो साहब मेरे को तो टिकट कोशिश करा नहीं मिली, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ, मेरे को यकीन है मैं जीत तो बोले। तो ठीक है तुम्हारी मर्जी बोल के बोल दिया उन्होंने, क्योंकि पार्टी का है उन्होंने तो ठहरो नहीं बोल सकते, तुम्हारी मर्जी बोलेगा। मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हूँ, इलेक्शन जैसा होता है इलेक्शन हुआ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद थी मैं जीत तो बोल के मैं एज ए इंडिपेंडेंट जीत के आया हूँ। जैसा ही मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो जब मालूम हुआ कि BCA और रिजर्वेशन हुआ बोल, बहुत से जने बोले नहीं देखो अगर आपका ग्राफ अच्छा है, अगर आप जीतेंगे तो आपको चेयरमैन बनने का मौका है। कब? अभी इलेक्शन चल रहा। मैं बोला भाई पहले तो इतना सीनियर है सामने वाला, मैं जीतना मुश्किल बोल के हर कोई बोल रहे, तो मैं वो जीतना मुश्किल है, मैं चेयरमैन का कहाँ ख्वाब देखूँ। और पहली बात मैं इंडिपेंडेंट हूँ जी बोल के मैं उसको ईजी ले लिया। लेके इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जैसा जीता, मुझे खुद नहीं मालूम कि इतने इंडिपेंडेंट आ सकते, ऐसा मौका आता बोल के। फिर जैसा इलेक्शन हुआ इंडिपेंडेंट ज़्यादा आए, आने के बाद हम ऑल एंट्री बोसरा साहब रवि साहब के साथ थे। फिर उनको पूछे क्या साहब हम इलेक्शन में ऐसा सुने थे, फिर आप क्या बोलते बोले, तो उन्होंने कैसा मौका आता देखेंगे बोल के हमारे को बोले। बोलने के बाद हम कंटिन्यू चेयरमैन के लिए लगे रहे।
जैसा पूरे रेचूर वाले देखते जो भी जी। कॉम्पिटिशन चलता जी उस तरीके से हमारा भी चला। जो आइन वक्त जब वो चेयरमैन का जब डेट आया, जो भी 2 साल वो रिजर्वेशन कोर्ट गीट बोल के जब डेट आया, तो हमारे साथ थे, पूरे काउंसिल हमारे साथ थे, मगर हाईकमान जो बोलते जी देवी नायक साहब बोलो, सुकानी साहब बोलो, और जो भी यासीन साहब बोलो, जो भी ये सब एक मुखालिफ टीम में थे हमारे। तो उन्होंने जो है ना सामने वाले से क्या कमिटमेंट करे, क्या करे, उन तो बात करे तो मैं इतने पैसे दिया, सब लीडर को दिया, मैं वीडियो ये करता हूँ, तो बोल रहा था आप भी शायद आपके भी चैनल में बोला होगा, तो उन्हें ब्लैकमेल करके लिया। तो उसके बावजूद मेरे रवि साहब बोले नहीं तुम भी जाके नामिनेशन करो। तो मैं भी गया, मैं भी नामिनेशन करा, उन भी नामिनेशन करा। फिर बाद में हाईकमान में ये तय हुआ कि नहीं भाई कहीं को चुप तकरार दोनों आधा आधा करेंगे। तो जब भी मैं डिमांड करा पहले मेरे को दो बोले, नहीं अब वो हाईकमान है, सब पैसे खा को बैठे थे, नहीं पहले उनको देंगे बोले। फिर हमारे साहब लोग बोले ठीक है रहने दे लो, बोले ठीक है बोल के मैं छोड़ दिया। जब छोड़ने के बाद 15 महीने की जब बात आई जी, जो बड़े बड़े बातें करता था मैं सोने के चमचे से खाता हूँ वो ये बोल के, जब मेरे को चार्ज देने की बात है मुकर गए। तो फिर हमारे साहब पूरे काउंसलर को बुला के सबको बात करके उनको ज़बरदस्ती निकाले। उन्होंने निकले नहीं, नो कॉन्फिडेंस ला के निकाले। निकालने के बाद उनका गुस्सा ऐसा है, निकले बोले तो एब्सेंट हो गए, जबकि मेरे को ज़बान दिया बंद तुम बोल के। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जी जो मेरे काउंसलर्स जो मेरे साथ थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वोट दिया था। मैं चाहे तो बार्गेनिंग कर सकता उस वक्त, जी मैं खर्च करा हूँ, मैं ये करा हूँ, मेरे को ये होना बोले, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लीडरों की बात पे दिया। जब अपनी ज़बान की बात आई, जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर बोलते हैं, MLA इलेक्शन लड़े, सुप्रीम कोर्ट के वकील बोलते हैं, मुकर गए, एब्सेंट हो गए। और अपने साथ साथ दूसरों को भी क्या बोले पता नहीं, 1-2 जने को एब्सेंट कराए। ये लगातार जो जिस तरीके से आपके ये जो जर्नी है इसमें लगातार आप बता रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ इस तरीके की साजिश होती रही है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई चलो छोड़ देंगे, अभी काउंसलर हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे? अभी नहीं, अब देखो जो फाइट रहती, जब तक रिजल्ट नहीं आता हट नहीं सकते। तो मैं जो भी हटे देखे मैं तो फाइट करा नहीं, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे मामला जब होते हैं, इतना पैसा मेहनत और मशक्क़त के बाद जब वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो वो सोच रहे थे, अक्सर टूट जाते। नहीं, करेक्ट है, आइन मूवमेंट में कुछ भी नहीं कर सकते, करो या मरो। बिल्कुल, जो ऐसा मौका आता उस वक्त हम अगर पीछे हट गए तो हमारी पॉलिटिक्स ख़त्म बोले सर, क्योंकि हम स्टेबल नहीं है बोले सर का। नहीं भाई आदमी हिम्मत करता, इन टेम्पो डर के हट जाता बोले सर। तो जो लोग मेरे को साथ दे रहे थे, मैं हारने के बाद भी मैं सामने वाले से 1 वोट कम लिया होगा समझो, उतने लोग तो मेरे साथ थे। मैं उनके भरोसे को, उनकी हिम्मत को सलाम करते मैं फाइट करना पड़ता। कि मैं अपने मुफाद के लिए सोच को मैं हटता तो वो लोगों की क्या इज्जत रही, सामने वाले क्या बोलते, क्या भाई तुम्हारे सामने कैंडिडेट्स नहीं है, तुम इतना उछल रहे थे बोले, तो वो लोगों का क्या रहता। सही है। तो उसके लिए मैं फाइट करना पड़ता। उसके बाद जो हुआ रिजल्ट, हारने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीडरों का साथ रहा, हमारी सियासत, हम एज ए काउंसलर मेहनत करते रहे। फिर अल्लाह का फजल है, फिर जो दूसरा रिजर्वेशन आया इसमें SC लेडी आके BCA जेंट्स आया जी, ये मैं तो नहीं लाया, ये है अल्लाह का ये है। उसके बाद सब काउंसलर्स बोले भाई अब कम से कम वाइस चेयरमैन तो तुम बनो। बोले, मैं बोला देखो भाई वाइस चेयरमैन तो मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं चेयरमैन पूछा था, अगर सब लोग भरोसा कर रहे तो मैं बंद हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। कि सब लोग बोलेंगे हर पोस्ट आया तू पूछता, दूसरे नहीं है क्या बोलेंगे, नहीं हमारे लोग से बोले नहीं भाई तुम 2 बार सफ़र हुए, तुम बहुत मेहनत करे, तुम हमारे साथ ही रहे, हम भी तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे कुछ मौका देंगे। हम साहब को बात करते बोले, साहब भी बोले नहीं तुम्हारे कुछ ये हुआ बोल के हमारे को वाइस चेयरमैन जो अपने तरफ से बने। जो मैं जो है ना उसके लिए फ़ाइट नहीं करा, मैं तो यही बोल दिया था अगर दूसरों को मौका है तो दो, अल्लाह मेरी किस्मत में नहीं है तो बोल दिए। देने के बाद फिर वाइस चेयरमैन को बात करें, कुछ वक्त के लिए हमारे को देते बोले, तो वो बेचारे भी मेरे को दिए। हाँ, लेकिन सियासत में ऐसा रहता, एक आदमी आगे जा रहा बोले तो खींचने वाले रहते। नहीं, उस टॉपिक पर मैं आगे आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जे साजिद समीर और साबिक़ा MLA सैयद यासीन, इन दोनों के बीच में क्या कभी सुलह हो सकती है? असल में झगड़ा किस बात के लिए है और यह कब तक रहेगा? नहीं, मेरा तो यासीन साहब से कभी झगड़ा नहीं है, ज़ाती तौर पर नहीं है, क्योंकि वो हमारे लीडर है और हम उनके साथ रहे हैं, उनके लिए हम मेहनत करे हैं। लेकिन उन्होंने जो है हमारे को अपने साथ नहीं रख सके तो हम हट गए। हम ऐसा नहीं बोले कि उन्होंने धोखेबाज है बोले नहीं, कभी उन्होंने चिल्लर है बोले नहीं, कभी उनके बारे में गलत नहीं बोले। हम हट के हमारे को जो लीडर सपोर्ट करता हूँ उसके साथ रहे। जब उसके साथ रहे कि हम कोई पोस्ट लाए
जी। तो अगेंस्ट करे ना, वहाँ से हमारे नाराजगी हुई। अगर उस वक्त यासीन साहब आपका साथ देते, वो पोस्ट में आपकी तायीद करते, तो आज मामला कुछ अलग होता शायद। नहीं, हमारी तो जब भी नाराजगी नहीं रहती थी ना, हम खुद जाके उनको मिल के जो है ना, ऐसा लाए बोल के हम उनको जो है ना शाल पिला के, फूर करके, मिठाई दे के हम भी जो है ना मुबारक है, जैसा है कि हर लीडर को हम जाके मिले एक पोस्ट मिलने के बाद पार्टी के, उनको मिलना चाह रहे थे। उससे पहले चुनो हमारे मुखालिफ हो गए, हो के रुकाने की कोशिश करे, उसके बाद हम हमारे लीडर हमारे को दिलाए, जब हम अपनी जिद से हम ला लिए बोले तो उस जब से हमारे खिलाफ है बोल के हम नाराज़ है। उसके बाद वो होने के बाद भी उन्होंने जब इलेक्शन हुआ, हम तो इंडिपेंडेंट जीते हैं जी। और कांग्रेस के 11 थे, 8 इंडिपेंडेंट थे जी। तो जब भी बड़े बड़े बातें करते थे उन्होंने, मैं चेयरमैन बनने नहीं था। अरे तुम्हारी पार्टी में मेजॉरिटीज नहीं है जी। मेरे ताकत के बगैर, अगर हमारे लीडर मेरे को हाथ छोड़ते तो मैं फर्स्ट पीरियड में चेयरमैन बनता, क्योंकि डॉक्टर शिवराज पाटिल खुला बोले थे, ओपन ऑफर था। हाँ, 4 आदमी गुलाब बनो बोल जी। के। मेरे पास इंडिपेंडेंट थे, कोई पार्टी का मेरे को चयन नहीं था। तो लेकिन इस दौरान पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं, जैसे असलम पाशा है या बशीरुद्दीन साहब हैं, इन सभी लोगों ने भी नाराज़गी का इजहार उस वक्त जताया था, हालांकि इतने सीनियर होने के बावजूद पार्टी से हटने का दावा भी किया था और वो नाराज़ भी रहे थे, सख्त नाराज़ रहे थे बशीरुद्दीन साहब। आपने देखा और सुना होगा, आप पर भी वो नाराज़ रहे, तो उनका रिएक्शन किस तरीके से था, उनका क्या नाराज़गी थी उस वक्त, उस दौरान आपकी क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं जैसा कि मेरे को नहीं दिए उनको दिए, उन्होंने नाराज़ होकर चले गए जी। अब उन्होंने अंदर क्या बात करे उन्होंने बेहतर जानते, हाईकमान बेहतर जानता। बाहर आके यही बोले कि एक मुसलमान का जब नाम आया तो ये लोग हाईकमान साथ नहीं देता बोल के मैं नाराज़ होकर जा रहा हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ बोल के गए जी। इसके सिवा हमारी उनकी कोई बात नहीं हुई। और अंदर क्या बात हुई वो बशीर भाई बेहतर जानते, मेरे को तो कुछ इसका इल्म नहीं। लेकिन जब मेरे से बात हुई हाईकमान से तो मेरे को बार्गेनिंग करे कि 15 महीने तुम्हारे को, 15 महीने तुम्हारे को देते बोल के, तो मैं नाराज़ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मेरे में लालच होती तो मैं पूरे 30 महीने करता था, जिद करते। हाँ, एमएलए के सपोर्ट से बनता था मैं। मेरे को आखिरी टाइम अंदर भी चांस था, क्योंकि मैं ऑलरेडी नॉमिनेशन कर चुका था। मैं अंदर भी अगर चाहा तो मेरा नाम ऐसे ही रख के मेरे 1-2 साथी आराम से मेरा साथ देते थे, इंडिपेंडेंट थे। बिल्कुल। अच्छा समीर साहब, अभी जिस इलाके में हम हैं आपके वार्ड में, यहाँ पर एक सीनियर साबिका काउंसलर भी हैं बाबर साहब, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे हैं? सियासी फ़ाइट तो हमेशा रहेगी, लेकिन ज़ाती तौर पर आपके पड़ोसी भी हैं। क्या जे साजिद समीर एज आ काउंसलर उनकी तनकीदें, उनकी तायीदें या बातचीत आपकी होती है? नहीं, देखो हमारे तो पहले से एक दोस्ताना ताल्लुकात है जी, एक ही मोहल्ले के होने के पहले से। वो बास टाइम हम इलेक्शन में साथ भी दिए हैं, एक आध इलेक्शन में, ऐसा नहीं दिए बोल के। लेकिन जब से हम ठहरते बोले उन्होंने हमारे से नाराज़ भी ठहरे बोल के, उस ताल्लुक से उसके बाद तो हम फंक्शन में मिलते, सलाम कलाम होते। ऐसा क्या भी नहीं है कि ये इलेक्शन है, इलेक्शन उन्होंने अपनी कोशिश करे, अपने हाथ कंडे करे, हम करें। यानी इलेक्शन की फाइट अपनी जगह और जाती तौर पे मिलना, सलाम दुआ वो बरकरार है। मिले, सलाम दुआ, बात करते, खैर खैरियत, ऐसा कुछ भी मेरा उनसे पर्सनल कुछ भी नहीं है, ना उनका मेरे से नहीं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अगर वार्ड में कोई मसला हो तो क्या वो आपको कॉल करके बताते हैं और इस बारे में डिस्कशन होती है कि क्या डेवलपमेंट होना है? नहीं, इस तरीके से नहीं। उन्होंने अपना एक सीनियर है, उन्होंने खुद अपने जो भी मसले आते हैं अपने किसको बोल को बना कराना है, कराने की, या आप उनसे एक राय मशवरा करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। ना उन्होंने हमारे से करते ना हम उनसे करते। अपने जो उनको चाहने वाले कुछ भी प्रॉब्लम है शायद जाते, उन्होंने अपने तरीके से हल करते। मैं तो एज ए रिप्रेजेंट मेरे पास आते, मेरे से जो हो सकता मैं करता हूँ, यानी वो रिलेशन बरकरार है। अच्छा, तो अभी हम मेन जो बात है चेयरमैनशिप की, जिस तरीके का माहौल रायचूर में बना था, जितनी बधाइयाँ आपको मिली, जितनी मुबारकबादें आपको मिली, असल में कहा यह जा रहा था कि वाइस चेयरमैन बाय डिफ़ॉल्ट, अगर चेयरमैन किसी भी सूरत में अगर उनकी तबीयत ख़राब हो या वो गैर मौजूद हो तो एज अ वाइस चेयरमैन बाय डिफ़ॉल्ट उनको चेयरमैनशिप दी जाती है। लेकिन माहौल इस तरीके का लग रहा था कि जे साजिद समीर को डायरेक्ट चेयरमैन बनाया गया, जबकि ऐसा नहीं था। और दूसरी चीज़, इससे पहले तारीख़ में अगर हम पीछे जाएँ तो एक साहब काउंसलर थे, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए चेयरमैन बने थे।
थे, उसके बाद आप दूसरे मुसलमान हैं जो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर आपने कुछ वक्त के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। जब ये मालूम हुआ कि जे साजिद समीर को अब ये कुर्सी छोड़नी होगी, तो उस वक्त ये पूरा मामला क्या है, मुझे थोड़ा तफसील से आवाम को बताइए। नहीं, जो पहले जो एक दिन के बने थे, जी जी जी, हम भी सुने थे, उस वक्त क्या माहौल था पता नहीं डिटेल नहीं, हमारे को, आपके लेकिन बने ताल्लुक थे। से। उसका जब हमारा आया, जी जैसा इलेक्शन के टाइम जो हमेशा जो पिछले इलेक्शन में भी जो है ना 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो भी जो है ना सेहत के बहाने से रेस्ट करके जी जी, वही चेयरमैन को चांस दिए। ऐसा नहीं कि साजिद समीर को पहली बार चांस दिए। ये लास्ट इलेक्शन में जयना साहब बने हैं, जी। उससे पहले बहुत से लोग बने हैं। एक अंडरस्टैंडिंग का माहौल। अंडरस्टैंडिंग में जो है ना हर 2.5 साल में जी। जो चेयरमैन बनते हैं, वही चेयरमैन के लिए जो उनके इसमें जो तय होता वो वैसा वक्त देते। वैसे हमारे पास भी बात हुई थी, तो हमारे पास भी वो वक्त दिए हैं, लेकिन वक्त कुछ ज़्यादा बोले थे, मगर 1 महीने में वो वक्त हमारे को कम मिला है। वो ना के बराबर होगा। वो हमारे को थोड़ा नाराज़गी है, लेकिन इसमें चेयरमैन का मैं समझता हूँ पार्ट कम है, लेकिन जो मेरे मुखालिफ है उनका पार्ट ज़्यादा है, जो उनको चढ़ाने में कि जो है ना तुम कहीं को छोड़ते जागो बैठो वो ये बोल के। तो उसके लिए अब हाईकमान जो बोला था, अब हमारे को क्या है, मेरे को बोले हाईकमान जो आपको बोलता है उस पर पूरा खरा नहीं उतरता है। बोलो ना, अब जब मैं सुना तो मैं बोला क्या मैं सुन रहा हूँ ऐसा उन्होंने आके फलाने बैठ, तुम बोले नहीं हम बात करते, तुम क्या भी टेंशन ना करो, ठीक है बोला। मगर उन्होंने बगैर इत्तला के आके बैठ गए। अब हम कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली उन्होंने 6 कैंडिडेट, हम तो नहीं है। अब उन्होंने छुट्टी पे थे, हम 4 लिए थे, बस होता ही। यानी सीधे रास्ते से वो गए और पीछे के रास्ते से आपको बिना बताए वो आ गए। तो उस वक्त क्या सोच रहे थे आप? आपको ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये मूव। तो नहीं, देखो उस वक्त तो किसी को भी रहने थोड़ा फील होता कि भाई अगर आना भी है तो मेरे को बोल के आ सकते, कम से कम इत्तेला तो दी। हाँ, नहीं भाई 1 महीना हुआ बस से मैं आ रहा हूँ बोल के। जबकि हम 1 दिन पहले हमारे साहब को बात करें तो उन्होंने ऐसा क्या भी नहीं बोलते। नहीं मैं बोलूँ अभी क्या भी नहीं है बोलते हैं। उन्होंने बोलने के बहुत जो दिन आगे बैठते बोले, तो अब इनको कौन कौन सपोर्ट करे क्या करे, आप उनसे ही एक बार इंटरव्यू करें तो मालूम होता। ऐसा इतना अर्जेंट क्या करे कि वैसा कोई बड़ा टेंडर जो है ना नगद इसमें जा रहा था, जो साजिद समीर लेके जा रहे थे, आप पूछ सकते। लेकिन मुझे खुशी है 1 महीना में रहा, 1 महीना में। लेकिन आवाम नाराज़ है, जो जे साजिद समीर को चाहने वाली आवाम है या जो भी मुस्लिम तबका है, जो इतने सालों का इंतज़ार था वो किसी बहाने से पूरा हो रहा था। लेकिन आपका खुश होना और आवाम का नाराज़ होना ये अपनी अपनी जगह से सही है, लेकिन वो आपका चेहरा बता रहा है कि आप कितने नाराज़ हैं। लेकिन इस तरीके का बार बार लगातार टारगेट करना और किसी को आगे बढ़ने नहीं देना, ये असल में हो क्यों रहा है? और आप इतना इस पर खुलकर आप आवाम के सामने बताएंगे क्या कि कौन है वो असल में जो जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसे खींच लेता है? नहीं, देखो सियासत यानी एक जंगल राज जी, इसमें हमेशा एक दूसरे को खुंदल को आगे जाने की कोशिश करते। जैसे मैं आगे जा रहा हूँ, जिसको लग रहा है कि मैं आगे जाने से उनको नुकसान है, एज ए कम्युनिटी, जैसा कि हर कम्युनिटी में लीडरशिप रहती है। जैसा मैं मुसलमान हूँ या मैं मुस्लिम्स में अगर डेवलप हुआ तो किसको इससे नुकसान है, चाहे ऊपर वाले बोलो चाहे नीचे वाले बोलो, लीडर्स की बता रहा हूँ मैं बात, पब्लिक की नहीं। तो वो लोग चाहते कि मैं आगे ना जाऊँ, तो उनकी ऊपर वालों की कोशिश रहती कैसा भी करके इनका पोस्ट निकालना, नीचे वाले की कोशिश रहती कैसा भी करके इसको बिगाड़ना। ये सारा चीज़ हमेशा रहता है और वो मेरे साथ भी हुआ है और लगातार हुआ। और आप लोग देख सकते हैं जब मैं चेयरमैन बन रहा तो 2 मुस्लिम्स कैंडिडेट एब्सेंट हुए, दूसरों को भी नहीं कराए कि हाईकमान में बात आती बोल के, अपने लोगों को कुछ कराएं। उस वक्त तो मामला अलग चल रहा था, किडनैप वगैरह। क्या भी किडनैप नहीं, सो बहाना है, आप देख सकते हैं आराम फिर रहे सोए, एक ही दिन के लिए किडनैप रहता क्या। और एक कैंडिडेट भी एब्सेंट हुए। तो ये क्या है, ये मिली सोची समझी साजिश है। यानी ये साजिश सिर्फ जे साजिद समीर के लिए है या कोई भी मुस्लिम है उसके लिए? मैं समझता हूँ एक मुस्लिम्स के लिए है। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम्स के लिए, साजिद समीर के लिए नहीं है, मुस्लिम्स के लिए। क्यों कि उसकी लीडरशिप डेवलप होने से हमारे लीडरों को कुछ तकलीफ है, बाद में दूसरों को। बिल्कुल। आप छानबीन कर सकते इसमें किसका हाथ है, जी, कौन एब्सेंट कराए हैं, उनको क्या मतलब है।
म्यूनसिपालिटी से क्या मतलब है, जो उन्होंने जो है ना वो लोगों को समझा के ले जाके एमएलए से मिलाएं जो खुद को कांग्रेसी बोलते हैं जी, मिला के उनसे डील करा के उनको क्या दिलाना है दिला के फिर आज भी रुबाब से कांग्रेस के बोल को फिरते हैं। आप मालूम कीजिए, ये हाईकमांड आपको खुद नाम मालूम है। हाईकमांड इन चीज़ों को नोटिस नहीं करती क्या? आप शिकायत नहीं करते? मैं तो शिकायत कराया, डीसीसी को भी दिए, डीसी को भी दिए, उनको ये करो बोल के, एक्शन कुछ नहीं हुआ। अच्छा समीर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। जब से ये जो चेयरमैन का मामला हुआ, जब से आपने कुर्सी को छोड़ा, उसके बाद से आप पब्लिक लाइफ में बहुत कम ही नज़र आते हैं। वो नाराज़गी हो सकती है अपनी जगह, क्योंकि हम अक्सर और बेशतर ये देखते थे कि किसी ना किसी सोशल गैदरिंग्स में आप नज़र आते थे। अभी तो किनारा कशी नज़र आ रही है। उसी के साथ उसी को जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि रायचूर में ग्रुपिज़म हम लगातार कांग्रेस पार्टी में अक्सर हम देखते हैं। यासीन साहब का एक ग्रुप हो गया, या बशीर साहब के पास अलग लोग हैं, या बोस राजू के पास अलग हैं। अभी तो वो स्टेट लेवल पे वो बिज़ी हैं। तो इस तरीके का माहौल जब रायचूर में बनता है और कोई आगे बढ़ना चाहता है एमएलएस के लिए या चेयरमैनशिप के लिए, तो इसको किस तरीके के काबू किया जा सकता है? वो कौन सा तरीका है जो सभी को लेकर एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए जे साजिद समीर और बाकी के जो भी लीडर्स हैं वो कोशिश करते हैं क्या? नहीं, जैसा मैं पहले भी बोला, ये मैं खुद ग्रुपिज्म का शिकार हुआ हूँ बोल के, तो वैसा तो हमेशा ग्रुपिज्म ये कब तक चलने वाला आज से नहीं है। ये जी, ग्रुपिज्म आज से नहीं है, ज़माने से चलते आ रहा है। हमेशा आदमी चेंज होता है, ग्रुप तो बरकरार रहता है, और ये हमेशा के लिए रहेगा। अब ये सियासत है, देखो अब बोल नहीं सकते क्योंकि एक प्लेटफार्म पे कोई भी कोशिश करो, कोई भी झुकने तैयार नहीं, कोई भी समझौता करने तैयार नहीं। तो ऐसा है। हाँ, लेकिन इलेक्शन आता है, लीडर अच्छा है सामने ठहरने वाला, तो पूरे ग्रुप वाले साथ देते हैं। अगर लीडर समझ में नहीं आ रहा है तो कोसो ग्रुप का है, दूसरा ग्रुप खुल को साथ नहीं देता है। इसकी वजह रायचूर में बीजेपी जीत रहा है, वरना रायचूर में कांग्रेस के इतने वर्कर्स है तो कभी कांग्रेस हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अभी फ़िलहाल सिटी म्यूनसिपल काउंसिल से तब्दील होकर कॉरपोरेशन बना, और कॉरपोरेशन के जो नए चेयरमैन हैं नौजवान हैं, आईएएस हैं, किस तरीके से उनका वर्क आपको लग रहा है कि कॉरपोरेशन बनने के बाद क्या तब्दीलियां हुई? हम अक्सर ये सुना करते थे कि म्यूनसिपल काउंसिल रहने से आबादी तो बढ़ी, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से काम जो है वो बहुत धीरे चल रहा है। अब कॉरपोरेशन बनने के बाद मैं सीधा सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या करप्शन कम हुआ है या करप्शन बढ़ेगा? काम आसान हुआ है या काम ज़्यादा होगा? नहीं, जैसे कि सीएमसी से कॉरपोरेशन अपग्रेड होने से और दूसरा जो है ना आईएएस ऑफिसर कमिश्नर आने से तो कामों में तब्दीली तो आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई। लेकिन क्या होता, जैसा कि एक लेवल से एक लेवल को आए जी, तो उस लेवल से जो अब जो कॉरपोरेशन के रूल्स है, नाम्स है, वो जब इफेक्ट हो गए हैं तो उसके हिसाब से सर्विस अभी नहीं है हमारे पास। क्योंकि अब हमारे पास समझो जैसा कि 10 लेबर थे, अब उसके लिए 100 लेबर चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारे चीज़ें, और पहले जो लेबर थे मैं समझता हूँ 70% अनएजुकेटेड थे, जो आज उनको प्रमोशन तो करना है। बिल्कुल। प्रमोशन करने के बाद टेबल वर पे आके बैठे, अब जाके देखिए नाम लिखो बोलो नहीं लिख सकते। बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रहा, काम जो है ना बहुत स्लो हो रहा है। लेकिन ऑफिसर अच्छा है, ऑफिसर क्या क्या कर सकता बोलिए? बिल्कुल। कुछ भी काम पेंडिंग होते कमिश्नर साहब बोलते, कुछ भी गलती होते कमिश्नर साहब बोलते, हर चीज़ कमिश्नर बोलता भाई मैं जो भी आया हूँ रायचूर को सुधारने के लिए, रायचूर की तरक्की के लिए, रायचूर के डेवलपमेंट्स के लिए, ना कि लोगों को सताने के लिए। उसके रास्ते कौन निकालना, जो टेबल पे बैठा उन निकालना, हर चीज़ मेरे ऊपर डाला तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ। ये भी सही बात है। तो उसके लिए हम कई बार जाके बैठे बात करें, जैसा कि बेसिक प्रॉब्लम जो है ना, म्यूटेशन, खाते, ये जो बर्थ है, डेथ है, जो भी रहते, ये सुबह उठे तो नल के बिल ना, तो ये सारे चीज़ आके प्रॉब्लम हो रहे। इसी बीच क्या हो गया, कहीं बेंगलुरु में कहीं कुछ लफड़ा होने से, कुछ किरकिरी होने से क्या हो गया, तुम्हारे को कोटे यानी कि जो खिले गिले बोलते, तालाबा बोलते, ये सारे चीज़ें स्टेट में रुक गए। यही 3-4 महीने के इसमें वहाँ से रूल्स आया कि इसमें नहीं करना बोल के। अच्छा।
हाँ, वो रूल्स आने से क्या हो गया, पहले कारपोरेशन आने से वर्कलोड ज़्यादा हुआ, लेबर्स कम है, कामा नहीं हो रहे थे थोड़ा, फिर ये आने से गया फलाने वार्डा रुक गए कामा, बिल्कुल। वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, ये क्या हो गया, अंदरून किले का हिस्सा है, तो किले में नहीं करना बोले, यहाँ रुक गए। जबकि इसके डॉक्यूमेंट्स 50-60 साल से है, उन्होंने बोले भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, सही है, गवर्नमेंट से रुके, ऊपर से क्या तो रास्ता आना। अब जाके थोड़ा वहाँ से राहत आई, अब मुटेशना खाते हो रहे। लेकिन आज भी जो है ना कंस्ट्रक्शन परमिशन उनके नहीं मिल रहे, कि जो है ना अब 1 मीनार मस्जिद से 100 मीटर में नहीं देते, पजमा पहाड़ से इतने मीटर में नहीं देते, बोल के ये जो है ना परमिशन आज भी नहीं दे रहे। तो उसको क्या कर रहे, वो डिपार्टमेंट से NOC लाओ बोल रहे। लेकिन मुटेशन खाते स्टार्ट हुए, सिया तालाब बोल के जो है ना रुक गए। जबकि वो सिया तालाब पहले था, तालाब बंद होने के बाद एज ए म्यूनसिपालिटी गवर्नमेंट को लिख के जो है ना हक पत्रा दे के उनको पट्टा लैंड बनाए सोए जी। लेकिन पानी में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करे, पानी में आज भी वही बता रहा, ये पूरा इसकी मामला वजह से रुक गया, रेगुलेशंस की वजह जी। से। तो ये सारे चीज़ें सही करने में जो वक्त लगता, ये सारा इल्ज़ाम कमिश्नर के ऊपर जा रहा है। ये पूरा काम जो है ना पूरा स्टाफ मिलके करना है। एज ए काउंसलर मेरे एरिया का, मेरे को फिर इलेक्शन में हाथा पावा जोड़ा, रिक्वेस्ट कर, लोग मेरे ऊपर वोट दिए, मैं जीता। लेकिन हर काम मैं जाके नहीं कर सकता, तो मैं भी एक अपनी टीम रखता हूँ कि भाई सुबह होके एक आदमी जाके जो है ना पूरा कहाँ कचरा है, लेबर आ रही नहीं देखना, एक आदमी जो है ना लाइटा है नहीं देखना। तो मैं ऐसा 4 आदमी को रख के जो है ना म्यूनसिपाल्टी वालों से, दफेदार से, जो भी रहते, इलेक्ट्रिक का रहता जो डिपो, मैं उनसे सर्विस देता हूँ। अब मेरे को कुछ भी होने, मैं अकेला मैं जाना म्यूनसिपाल्टी को बुला ले गाना बोले तो होता क्या, काम नहीं होता। तो ऐसा हर चीज़ जो है ना कमिश्नर के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। तो कमिश्नर IAS है, कुछ रूल्स में एक्टिव है होगा जी, लेकिन उसको जाके समझाना, बताना, ये जो सीनियर स्टाफ का काम नहीं साहब, ये पहले ऐसा कर रहे थे, ये गुंजाइश है, देखो इस तरीके से करना, ये कर सकते, ये है, इससे पहले हुआ है, तो ये लोग तैयार नहीं। तो स्टाफ उसमें क्या है, स्टाफ की नाअहली है, मतलब कि थोड़ा वो भी है, वो इसके और लेजीनेस थोड़ा है, स्टाफ कम है। तो लेकिन अभी नहीं, मैं स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। जी जी। अभी जब से वो स्ट्रगल करते हुए बेचारे, फिर नए स्टाफ लाए, नए इंजीनियर्स लाए, नए JEs लाए, नए AEE आए, 2-2, 3-3 कमिश्नर आए, अब जाके जो है ना 90% बोल सकते हैं आप थोड़ा बेहतर हुआ है। अभी भी 10% थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सर्विस में बहुत से बेहतर। ये जो छोटे मोटे जो है ना मुटेशन खाते बर्तन, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये छोड़ के जो क्लीनिंग स्टाफ बढ़ गया है, जो सर्विस के लिए ट्रैक्टर बढ़ गए, ऑटो बढ़ गए, क्लीनिंग के लिए गाड़ियाँ आ गए, पहले नहीं थे, तो ये सब सारे चीज़ आए, लेकिन चेंजेस दिखने के लिए वक्त लगता है। अच्छा समीर साहब, अभी तो कॉरपोरेशन तो बन गया, अभी मेयर पुकारें या काउंसलर्स को कॉरपोरेटर पुकारें, इलेक्शंस कब होने वाले हैं, इसका क्या मामला होने वाला है, और वार्ड्स किस तरीके से तब्दील होंगे, इस ताल्लुक से बताइए। जिस दिन कॉरपोरेशन बने उस दिन से जो है ना काउंसलर को कॉरपोरेटर बोलते हैं जी। लेकिन अभी हम यहाँ क्या बोलते हैं ना, ज़हीनी तौर पे हम जो है ना, या रायचूर वाले उतने ये नहीं है, उतना नहीं बोलते, काउंसलर ही बोलते। खुद को भी उन्होंने काउंसलर बोलना चालू करे सोए, क्योंकि अभी उनको प्रैक्टिस नहीं है। कुछ लोग बोले तो भी नहीं पहचान, इसका हम भी बोलते हैं डिप्टी मेयर है, हंद्रियन सर बोलते हैं, वही चेयरमैन बा, ऐसा उपाध्यक्ष दिन खत्म जी। तो ऐसा अभी ये नहीं है, तो हो सकता आने लोग अडेप्ट होने के लिए वक्त लगेगा। लेकिन जो रूल्स है, जो गजेट है, जो लिखते हैं, वो हम एज ए कारपोरेटर है, एज ए मेयर है, एज ए डिप्टी मेयर है, लेकिन बोलने में अब नहीं पहचानते बोल के अध्यक्ष अप्पा, उपाध्यक्ष अप्पा जैसा कन्नड़ा में बोलते, तो वो हिसाब से चल रहा है। जो पढ़े लिखे वो बाज़ हफ्ता जो है ना वो एज बोलते। तो अभी इलेक्शंस का क्या मामला है, कब होने वाले हैं, किस तरीके से तब्दील होने वाला है, वार्ड्स बताया जा रहा है कि बटेंगे, और रिजर्वेशन का भी मामला है, क्योंकि हम आज की तारीख में अगर हम देखें तो सबसे कम अगर कोई कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। क्या उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा इस ताल्लुक से? नहीं, जैसा इलेक्शन की बात है, हमारा पीरियड पूरा नहीं हुआ जी। इस ताल्लुक से हम जो है ना हाई कोर्ट गए हैं, हमारे को स्टे मिला है, तो अभी फाइट चल रही है। तो हम क्या कॉरपोरेशन के हिसाब से जो पीरियड हमारे को मिलना चाहिए कम मिला बोल के हम कोर्ट गए, हम 6 मंथ टाइम पूछे हैं और कोशिश चल रही है, और हमें उम्मीद है टाइम मिलता बोल के। इस लिहाज से जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होगा, या हमारा वक्त मिलो या ना मिलो, जब तक इलेक्शंस के बारे में कुछ भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती रायचूर कॉरपोरेशन, क्योंकि अब कोर्ट में चल रहा मामला। कोर्ट में अगर रिजेक्ट होगा तो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी करेंगे, अगर हमारा एक्सेप्ट होगा तो हमारे को जो टाइम मिलेगा वो टाइम के बाद उन्होंने तैयारी करेंगे। जहाँ इलेक्शन जो तैयारी का सवाल है, जो नए कॉरपोरेशन के हिसाब से और
5 से 7 वार्ड बढ़ाने के प्लानिंग चल रही है। एक्सटेंशन जो बढ़ गए हैं उसको किस तरीके से करके जो है ना वार्ड बढ़ाना बोल के चल रहा है, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंट्स क्या हुआ इसका जिम्मेदार डीसी को दिया जाता है। क्या इस दौरान जो आसपास के देहाती इलाके हैं उसको भी सिटी लिमिट्स में शामिल किया जाएगा? कितने मतलब एक अमाउंट ऑफ कितने देहात शहर में आएंगे? नहीं, जैसा हमारा कॉरपोरेशन डिक्लेयर हुआ है, जी। लोगों को यही कंफ्यूज है। सिर्फ रायचूर कॉरपोरेशन डिक्लेयर हुआ है म्यूनसिपालिटी से, कोई ना एक विलेज मिला है ना कोई एक आदमी को लिए हैं। अच्छा, सिर्फ सिटी जो पहले था वही है। कॉरपोरेशन में तो लोग समझ रहे हैं कि आजू बाजू गंवा है, नहीं। आरडीए लिमिट अलग है, आरडीए वाले भी नया लिमिट बना है, उसके लिमिट में विलेजेस आते हैं जी। जो एनए होने के बाद आरडीए के जो रूल्स है डेवलपमेंट्स के उसके लिए उसको आते हैं, लेकिन वो होने के बाद उन्होंने जो म्यूटेशन खाते जो बनाते पंचायत को जाना है, रायचूर को नहीं आना है। रायचूर लिमिट जो पुरानी थी आज भी उतनी है, इसी को जो है ना म्यूनसिपालिटी कुछ कॉरपोरेशन करे हैं। नए वोटर एक भी इसमें नहीं है, नया कोई गांव नहीं है, नया कोई विलेज नहीं है, ना कोई हद है। जो पुरानी हद है उसको जो पॉपुलेशन बढ़ा उसके हिसाब से कॉरपोरेशन बने, उसी में जो एक्सटेंशन में बहुत से बढ़ गए, नए नए जो कॉलोनियाँ बन के जो है ना दूर दूर तक चले गए, जिसमें सर्विस देने के लिए दुश्वारियाँ हो रही थी जी। कॉरपोरेशन के हिसाब से। ऐसे जैसा कि 5,000, 6,000, 6,500, 5,500 जो तय होता डिवाइडेड बाई 40 वाट करना है, 42 वाट करना है, तो उस हिसाब से बाउंड्री बनाते समय। नहीं, क्योंकि सेंसस तो हुआ नहीं जब से बीजेपी सरकार आई है। सेंसस को लेकर आपके नेता राहुल गांधी भी लगातार जोर देते हैं कि आप सेंसस कराइए, कास्ट सेंसस कराइए, वो अब तक हुआ नहीं है। और हमने ये सुना है कि 3 लाख जब पॉपुलेशन क्रॉस होती है किसी भी शहर में तो कॉरपोरेशन बनता है। तो उस हिसाब से मेरा सवाल था। अभी रेगुलेशंस होना बाकी हैं, जब तक कोर्ट का मामला तय नहीं होता तब तक ये स्टे पर ही है पूरा मामला। 2011 के हिसाब जी। से जो परसेंटेज एक बढ़ता है अंदाजन जी सालाना, उस हिसाब से हमारा जो रायचूर का पॉपुलेशन है 3 लाख अबो बोल के पकड़ के कॉरपोरेशन डिक्लेयर किए हैं। जी जी। तो उसी हिसाब से जो 3 लाख चिल्लर में बच्चे कितने रहते छोड़ के जो वोटर्स कितने हैं उसके हिसाब से एक डीसी साहब के पास एक पूरा ये बायोडाटा रहता, तो उस हिसाब से वोट का जो एरिया है डिसाइड करते समझो, उस हिसाब से डिसाइड करके अब नए वार्ड्स बनाना है। अच्छा सर, हाल ही में रायचूर उत्सव एक बड़े पैमाने पर, एक शानदार पैमाने पर मनाया गया और उसी दौरान जो नया आम तालाब, उस ताल्लुक से भी कई सारे सवालात उठ रहे हैं। उसमें आप पेश नज़र नहीं आए, बिजी थे क्या आप? नहीं, मैं तो मेरे को अचानक उम्रा जाना पड़ा। अच्छा, मैं 10 दिन उम्रा में था, मैं नहीं था। क्या ये बहाना है? नहीं, मैं उम्रा गया था। नाराजगी अब जताने उम्रा का। को बहाना बोलते तो मैं क्या भी नहीं बोल सकता। नहीं, क्योंकि तो मेरे को नहीं अचानक देखो, मेरे को भी उम्रा जाना नहीं था, अचानक घर में जाएंगे बोले, मेरे को सहूलत मिली बोल के मैं चले गया जी। उसके बाद आके मैं बराबर था। आम तालाब के फंक्शन में भी हूँ, मैं यहाँ उत्सव में भी एक 2 दिन गई हूँ, रेगुलर नहीं गया, मैं मसरूफ होने को। ओ, आम तालाब की जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है, लोगों के सवाल है, एक जगह पर तो लिखा है माविना केरे, उसके नीचे लिखा है आम तालाब, और म्यूनसिपल के डॉक्यूमेंट्स में आता है आम तालाब कन्नड़ में, तो ये क्या है मामला? नहीं देखो, आम तालाब तो आम तालाब ही है। बिल्कुल। आम तालाब के मीनिंग लोगों को मालूम नहीं है, आम समझ रहे जी। वो आप भी तो एक उसका बारे में बनाए, जी, उसके जी, बारे जी। में बोले, वही सही है। लेकिन अब लोगों की जहन जो पहले से थी, नहीं, क्योंकि वहाँ पर माविना केरे कोई बात अब जी। यहाँ एक नहीं है जी अभी ये डेवलप करे। सो आप देख रहे बोर्ड, आप रेडियो स्टेशन से आइए, जी वहाँ भी आरो मार्ग डाले से जी। कन्नड़ा में नीचे आम तालाब है, ऊपर माविना माविना केरे है। क्योंकि आम तालाब को लोग क्या समझे, पहले फल आमा का बगीचा है समझे, ये ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा है जो नहीं। पुराने दौर में जो है ना, ये आम लोगों के लिए था, ये खास बॉडी जो बोलते हैं खास लोगों की थी। जी अब इसको आम को क्या कर दिया, आम बोले हिंदी में जो खाने का आम है वो समझे, तो इतना उसके लिए क्या है, वो आम कुछ माविन केरे, अब कन्नड़ा में आम को क्या बोलते हैं जी। तो वो लिखे हैं। तो इतना उसके- बड़ा प्रोजेक्ट सर, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, ये गलती क्या है? नहीं, गलती क्या भी नहीं है। जी। गलती कहाँ है, गलती तो वही है ना, आम तालाब का आम तालाब ही है। ये जो पहले से माविना माविन केरे केरे जो जी। लिखो आ रहे हैं, उसके लिए चाहिए कि हर जो सोशल एक्टिविटीज़ जो रखते हैं ये सब लेके रिप्रेजेंट होना, जो भी कन्नड़ा जो कमेटियाँ बने, जो भी बने, ये लोग सब मिलके डीसी को अप्रोच होना हो कि भाई ये पुराना नाम है, ये नाम को हम मिठाई तो कैसा बोल के ये लोग सब जाना।
जैसा कि अब हर स्ट्राइक में जो कहीं भी कड़ा बोर्ड नहीं है, संघ कहीं भी संगठन गलत वालों का हुआ काम है, तो ये लोग जी। जो उठाते ना अभी, तो ये भी जो है ना डीसी के पास रिप्रेजेंट जाके मिल के बैठ के बताना कि ये जो है ना पुराने जो कितने साल से है तालाब, तो इसका क्या नाम था, आने वाले दिनों में इसका नाम मिट जाता। अगर माविन केरे लिखेंगे तो आते आते क्या करते वही समझ जाते। तो अब जो है ना ऊपर जो कन्नड़ा में भी लिख रहे आम तालाब को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में वही लिखो, उर्दू आम में बोले- भी लिखा हाँ, जा वो सकता लिखो। और जो है ना जैसा आप बोले उर्दू नहीं है, रायचूर में था पॉपुलेशन, उर्दू में भी लिखो। ये जो है ना ये लोग बोल सकते जाके। ये जो प्रोजेक्ट जब बन रहा था, क्या शायद उन लोगों के जहन में नहीं आया? क्योंकि रायचूर जाना जाता है अपनी तारीख़ के लिए। आज हमारे तारीख़ी जो इमारतें हैं, जैसे पंजबी पहाड़ का हम अगर एग्जांपल लें तो उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा टूट चुका है। बैनर्स पे वो दिखता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसकी हालत पर कोई बात नहीं करता। तो यही आवाम में बेचैनी है कि रायचूर की तारीख को, उनके नामों को क्या हटाने की साजिश हो रही है। बस इसीलिए सवाल था। नहीं जैसा कि आप बोले पंजबी पहाड़, उसके लिए भी आप एक वीडियो देख सकते हैं कि एज ए कमिश्नर डीसी जी। और ऊपर गए रायचूर हैं। में आप पहले पॉलिटिशियन थे जिन्होंने इस बारे में एक मेमोरेंडम भी पेश नहीं, किया। मेमोरेंडम वो तो मेरा हुआ एज ए डीसी, एज ए कमिश्नर, 2 IAS ऑफिसर पहाड़ चढ़े, आप देख सकते हैं। आपके पास यूट्यूब में जी वीडियो जी, भी आया बिल्कुल होगा। बिल्कुल। वो लोग दर्द रखते बोल के जाके देखे। फिर जो आसार खदीमा के जो रूल्स रहते हैं उन्होंने क्या फंड दिए, क्या हुआ मेरे को तो मालूम नहीं, लेकिन वो लोग दर्द रखते बोल के ऊपर जाके आए। नहीं तो यहाँ से ही बोल सकते थे उन्होंने। आज के माहौल में पहाड़ चढ़ना बहुत बड़ा काम है। मोबाइल के माहौल में पैदल नहीं चल रहा आदमी, बिल्कुल। तो अच्छे अच्छे लोग पहाड़ चढ़ने के लिए किताते हो। ऐसे में ये लोग गए बोले थे कुछ दर्द रखते बोल के तो देखने गए। तो उसका शायद अपडेट क्या है मेरे को नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ वो लोग उसके लिए भी कुछ फंड आप वगैरह। जैसे जो लीडर्स हैं, जो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका भी इतना ही फर्ज है कि इस ताल्लुक से सोचें। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उसके लिए अपडेट नहीं है, मैं ऐसो बोल रहा हूँ। फिर झूठ बोलना वो हुआ ये हुआ, नहीं अपडेट नहीं है। इंशाल्लाह मेरे जैसा अप्रूवल हुआ होगा, मैं भी एक बार मिलके उसके बारे में तफसील लूंगा। जरूर आप जानिए। लेके जो है ना उसके रिपेयरी के लिए जिससे हो सकते आवाज़ उठा के पूरा करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर आप जानिए। और आखिर में आपके वार्ड के ताल्लुक से बहुत कम बातचीत हुई। आपका वार्ड कितना डेवलप हुआ, क्या क्या नए चेंजेस आपने लाए हैं? एज अ वाइस चेयरमैन पहली अप्रोच अपने वार्ड के लिए होती है, तो आपने वार्ड में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? नहीं, मेरे वार्ड में देखो, पहले तो 20 साल से एक आदमी का राज था। और वार्ड के हालात क्या थे आप लोग अगर पहले भी देखे हैं तो देख सकते, आज भी देख सकते। जब से मैं जीता हूँ, बेसिक फैसिलिटीज़ के बारे में पहले भी इंटरव्यू दिया था जी। तो मैंने जो है ना पानी की सहूलत आज आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट किया हूँ। सुबह का नल बराबर 1 दिन 8 आता है, 45 मिनट्स आता है। और बाईपास भी जो है ना 1 दिन 8 बराबर आता है। और पानी टाइम पे आता है, जो हम जब जीतने से पहले रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे आता था। आज भी कुछ वार्डों में जाके देखिए बेवक्त है, लेकिन मैं जो है ना उसको सारा कंट्रोल करके सुबह के वक्त इस टाइम करके पानी की सहूलत करा हूँ। और दूसरा साफ़ सफाई ख़ास कर को ख्याल करके साफ़ सफाई देख सकते हैं। 5-6 पॉइंट थे यहाँ वहाँ कचरे के, वो भी तकरीबन ख़त्म के हिसाब में कर दिया हूँ। जो भी 1-2 पॉइंट बचे हैं वो भी कहीं जमा शिफ्ट करने के इसमें हूँ। कचरे का भी तकरीबन किया हूँ, क्योंकि ख़ासकर जो सर्विस थी उसके लिए मैं ख़ासकर को एक ट्रैक्टर 2 ऑटो मैं पूरी कोशिशों से लीडरों से उनसे पकड़ के रखा हूँ। तो उसके लिए साफ़ सफाई का भी जो है ना 90% बोल सकते हैं आप अच्छा है। और जहाँ डेवलपमेंट के काम है, मैं समझता हूँ टोटल 16 से 17 करोड़ का मैंने अपने एरिया में प्रोजेक्ट काम लाया हूँ। इसमें से 10 करोड़ UGD का है, जो अभी पूरा बेंगलोर में अप्रूवल हुआ है। मैं समझता हूँ 15 से 1 महीने के अंदर काम चालू होगा। जो 10 करोड़ का काम है, जो टोटल UGD, जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो मेरे को जो है ना बहुत से मेरे एरिया वाले बोलते थे आप कुछ भी करो न को करो, पहले UGD का काम कराओ। ये तो पूरा शहर बोल रहा है जी। नहीं, मेरे एरिया में खास, क्योंकि जब घर के पास हम वोट पूंजा नाली बताते थे तो नाली में जो लैट्रिन छोड़ेंगे तो पानी सही नहीं गया तो ठहरे रहता थे। सुबह उठ को दरवाजे के सामने क्या है, सब मच्छर आते वो आते बीमार है, वो ये करो बोले थे। मैं उस वक्त से कोशिश करा, और बीजेपी की हुकूमत थी, मेरे को उतना फंड नहीं दिए जो, लेकिन छोटे मोटे UGD करते गया। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमारा जो प्रॉमिस था उसके लिए साहब से बात करें तो 40 करोड़ का जो है उसमें पहला अवार्ड हमारा भी उसमें रखे हैं। तो इसमें 10 करोड़ अप्रूवल हुआ है।
तो पूरा अब मैं समझता हूँ 10-12 बार वो लोग आके सर्वे भी करके गए हैं, किधर फ्लो है क्या है बोल के। 15-20 दिन या 1 महीने में चालू होगा बोले, वो 10 करोड़ का वो काम चालू होने वाला है। इसके अलावा मैं जो है ना 5 से 6 करोड़ बोल सकते हैं, 7 करोड़ का दूसरा काम भी लाया। इसमें से 1 करोड़ स्कूल को, जो नई जी। बिल्डिंग जो ज़माने से ये थी उसको लाया हूँ। 1 करोड़ माइनॉरिटी फंड, जिसमें यूजीडी है, ड्रेन है, सीसी है। जो मेरा वार्ड जहाँ से शुरू होता है शशमहल टाकीज, जो आज पूर्णिमा टाकीज बोलते हैं, वहाँ से कहाँ तक आता वहाँ तक लिया हूँ। उसके बाद सीएम ग्रांट 1 करोड़ लिया हूँ। इसमें जो है ना समझता हूँ 30-40 लाख का हुआ है। अभी बच्चे से पैसे आएंगे, मैं आईमैक्स पूछ रहा हूँ, वो भी आए तो वो होता 3 करोड़ में। एक 50 लाख छठी बोड़ी चौक, जो ज़माने से देख रहे थे, अब 20-25 साल से रोड नहीं बनी थी, वही परसों सीसी रोड का, ड्रेन का, यूजीडी का काम कराया हूँ। वो एक जो है ना 50 लाख का वो एक काम कराया हूँ। ये 3.5 करोड़ भी है। और एक 50 लाख का जो है ना, जो पिछले वक्त में जो मेरे को 50 लाख का एमएलए साहब दिए थे, जो अपेंडिक्सी में, वो काम किया हूँ। एक 25 लाख सीसी दिए थे, वो एक काम किया हूँ। ये छोड़ के, और या हमारे बोसरा साहब जो फर्स्ट टाइम एमएलसी थे, एक 15 लाख का दिए थे, तो ये 1 करोड़ करीब बाहर एमएलए का उसको मिला के काम आया, तो 1 करोड़ का, तो ये 4.5 करोड़ का ये आया। फिर 1.5 से 2 करोड़ मैं म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन से काम किया हूँ। इसमें जो है ना, जो गलियाँ में कहाँ ड्रेन थी, रोड थी, सीसी थी, ये सारे काम मेरे पीरियड में मैं समझता हूँ 6 से 7 करोड़ का काम अब तक कंप्लीट हुआ है। और 10 करोड़ का यूजीडी का आने वाला है। और मैं जब इलेक्शन लड़ा तो बहुत से जने घर पूछते थे, गरीब लोग, तो मैं बोला इंशाल्लाह अगर मेरी कहीं हिसाब से गवर्नमेंट से बात चली तो 100-150 प्लॉट्स तो बना के दूंगा या घरा तो बना के दूंगा बोला। तो जगह के लिए भी कोशिश चल रही है, अभी ऑनलाइन वो ये चल रहा है, क्या होता वो भी है। और दूसरा जो घरा का था, लोग बोलते थे भाई सामने जो है ना आरसीसी की गवर्नमेंट बना के दे रही, हमारे को नहीं बना के दे रही। मैं जब इलेक्शन होने के बाद पूछा तो वो जो सामने भर रहे स्लम के घर बन रहे थे, तो हमारा एरिया स्लम नहीं था। तो बोला इतनी झोपड़पट्टी, इतनी गरीबी है, कहीं को स्लम नहीं का। पहले वाले को शायद हमारे एरिया शायद आईडीएस एम्प्टी लेआउट या कुछ अच्छी कॉलोनी दिख रही थी, इसके लिए उन्होंने स्लम नहीं कराए थे। फिर मैं मालूम करके पूरी जानकारी लेके 5 साल से लगातार पूरा सर्वे करा के उसे जो रूल्स के हिसाब से पूरा स्लम डिक्लेयर करने के लिए पूरी रेडी कर बेंगलुरु को भेजा। बेंगलुरु से अप्रूवल होके भी आने के बाद फिर डीसी साहब फाइनल अप्रूवल करके स्लम को दिए, स्लम वाले जो है ना बोर्ड को भेजे। अब वो बोर्ड में अप्रूवल हुआ तो मैं समझता हूँ 300 घर में उसमें स्लम में एंट्री कराया हूँ। अगर हो सकता आने वाले दिनों में अगर हो गया तो मैं इंशाल्लाह वो घर भी जो है ना बना को देने की, जो शशमहल जो पूर्णिमा टाकीज इसी पीछे से जो मैं स्कूल बनाया हूँ वो 80 गली है, पूरा स्लम है जो मैं पूरा भेजा हूँ, वो भी अप्रूवल हुआ है। अगर वो एक हुआ तो एक बड़ा काम होता है कि लोगों को जो है ना पुख्ता घर बना के दे सकूँ। एमएलसी की आपने बात कही थी, जब एनएस बोसराजू साहब एमएलसी थे उस वक्त आपके वार्ड को ग्रांट मिला था। अभी जो नए हमारे एमएलसी हैं कांग्रेस पार्टी के ए वसंत कुमार साहब, उन्होंने कोई ग्रांट नहीं दिया क्या? क्योंकि अलग अलग वार्ड में वो ग्रांट दे रहे हैं। नहीं, मैं तो उनके पास गया नहीं, पूछा नहीं जी, क्योंकि मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता। क्योंकि मैं पूछा नहीं दिए तो मैं ब्लेम कर सकता हूँ, मैं कभी गया नहीं, पूछा नहीं। क्योंकि एनएस बोसराज साहब मिनिस्टर हैं, मैं जैसा फंड पूछ रहा हूँ मेरे को सहूलत बना के दे रहे हैं, फिर यानी आपका काम बन रहा है। काम मैं इसके लिए मैं उनके पास गया नहीं, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता। मैं गया, उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया तो मैं ब्लेम कर सकता हूँ। कहा जाता है कि वो भी एक अलग ग्रुप है, वो भी एक सेपरेट ग्रुप है। वो कुछ भी समझो आप, लेकिन मैं उनके पास हाँ, लेकिन फंक्शन में मिलते हैं, नमस्ते करता हूँ एज ए लीडर सीनियर। वो हमारे को कैसे वो इज्जत अपनी बस जगह, वो अपनी जगह। इसके लिए मैं काम के ताल्लुक से मैं आज तक उनको पूछा नहीं है, तो मैं इसके लिए मैं उनके ऊपर ब्लेम करना नहीं। सर अभी एसआईआर का मामला चल रहा है जगह जगह पर, एसडीपीआई पार्टी अपने कैंप्स लगाकर एसआईआर कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसको क्यों प्रचार नहीं कर रही, इस बारे में बात क्यों नहीं कर रही? नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी का तो मेरे को नहीं मालूम जी। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपने वार्ड में खुद एक 4-5 दिन का टेंट डाल के पूरे जो एरिया में बोल के, जो हमारे एरिया छोड़ के 2002 में बाहर थे या बाहर गए 2000 यहाँ थे, तो मैं एक 5 दिन कंटिन्यू कैंप रख के तकरीबन कराया हूँ। अभी मैं समझता हूँ जगह 70, 80, 60 वैसा बात ज़्यादा ही है तो 50% भी हुए हैं। अभी डोर टू डोर जो मेरे बच्चों को उनके BLOs के साथ भेज के वो भी अपडेट करा रहा हूँ। ये ओल्ड सिटी रहने से क्या है, तकरीबन वोट जो है ना कॉलोनीज में या नहीं तो स्लम में चले गए सो है, तो वोट अभी भी यहीं है, लेकिन लोग वहाँ हैं।
2002 में भी आँच है, 2025 में भी आँच है, अच्छा। लेकिन वो लोग जो है वहाँ हैं। तो आप तो उसके लिए ये दुश्वारियां हो रहे हैं कि वो लोग हमारे पास आके चेक नहीं कर, हम पता लगा के जाना, यहाँ किराए को काम जारी है आपके वार्ड? जारी है, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल पूरा मेरे वार्ड का खास कर को 70% हुआ रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो आवाम आपको इतने महीनों के बाद इतने तफसील के साथ सुन रही है, आपको चाहने वाली आवाम और ख़ुसूसन वो लोग जो आज भी ये चाह रखते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई बड़े पैमाने पर हो, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? बस मेरा यही पैगाम है लोगों से कि आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा है। अपनी सूझबूझ से, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं बोलूँगा, किसी इंसान का नाम नहीं बोलूँगा, जो वार्ड में जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो अपने वार्ड को दरस से रखता हो कि कुछ सहूलत करे। इसमें क्या होता है, कॉरपोरेशन, खासकर कॉरपोरेशन इलेक्शन में दोस्त, रिश्तेदार, पहचान, इसमें हम लोग मार खाते हैं। अब क्या कर, नहीं भाई क्या कर सकते, अब दोस्त ठहरे, अब छोड़ने भी नहीं आता, जबकि उनको मालूम रहता है कि मेरा दोस्त हारता, वोट नहीं लेता, फिर भी दोस्ती में वोट देते। इसमें क्या हो जाता, आप दोस्त का हक तो अदा कर रहे, लेकिन एरिया का हक अदा नहीं कर रहे। इसमें क्या हो जा रहा, दानिश ठहर गए, अब दानिश के 4 दोस्त हैं, अब दानिश की पहुंच 50 के ऊपर नहीं आ रही, सबको मालूम है, दोस्ता भी बोल रहे, लेकिन फिर भी दानिश का दिल रखने 50 वोट डाल रहे। जी बिल्कुल, दानिश से वफादारी कर रहे हो ना, वो वक्तिया खुशी के लिए कर रहे, लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा, जो अच्छा कैंडिडेट है उन्हें हार जा रहा, जो सही नहीं है उन्हें जीत के आ रहा। कल उसके पास जाके सर्विस करो तो पूछो तो उन्होंने बोलेंगे तो मेरे वोट डाले क्या, तो मेरे ये करे क्या। तो ये मौका हमारे को आ रहा है, कल वो ब्लेम आप लोग अपने अपने वार्ड में सहे होंगे, तो मैं ये नहीं सहना बोले तो आप सोच समझ के, दोस्ती अपनी जगह, रिश्तेदारी अपनी जगह। मैं ये नहीं बोलता कि दोस्त को नको डालो, दोस्त उस काबिल है, जीतता है तो दोस्त को साथ दो, या रिश्तेदार है या आपको मालूम है ये नहीं जीत सकता है, फलाना आदमी अच्छा है, हमारी थोड़ी ताकत लगने से, जीतने से हमारे एरिया का भला होता बोले तो मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा, अच्छे आदमी को चुन के लाओ और अपनी लीडरशिप बढ़ाने के लिए आप खुद कोशिश करना चाहिए। अपने अपने वार्ड्स में जहाँ अच्छे माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जिसमें काबिलियत है कुछ करने की, तो आप लोग साथ दिए तो ये सब मिल के एक ताकत बनी, तो ये अपनी लीडरशिप बनती। कोई लीडरशिप ऊपर से नहीं उतर के आती। मैं यही लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोग सोच समझ के, सूझबूझ से अपनी और अपनी लीडरशिप को बढ़ाने के लिए कोशिश करें, ना कि उसे अपसेट करें, क्या कौन रहे तो क्या कर सकते, कोस और रईचूर का उद्धार होता, तो ऐसा सोचने से कभी भी उद्धार नहीं होगा। कोशिश करना हमारा काम है, साथ देना आपका काम है। यही कहते मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।